नमस्कार दोस्तों। वैसे तो भारत में एक से बढ़कर एक देशभक्त हुए हैं, परंतु कुछ देशभक्त विक्रम बत्रा की तरह देश के हर लोगों की जुबान पर होते हैं। परंतु कुछ देशभक्त ऐसे गुमनाम भी हो जाते हैं जिनको भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ब्लैक टाइगर का खिताब भी देती है और बाद में इंडियन गवर्नमेंट उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। वो अपनी जिंदगी के अंतिम 16 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में काटता है। यह बात जब उसके पिता को पता लगती है तो हार्ट अटैक की वजह से उसके पिता का देहांत हो जाता है और उसकी माँ अपने बेटे के लिए पैसे मांग मांग कर इकट्ठा करती है और तब टीबी की दवाई पाकिस्तान की जेल में भेजती है। उसके दोनों परिवार खत्म हो जाते हैं, एक तरफ इंडिया में और दूसरी तरफ पाकिस्तान में। इंडिया में उसकी माँ बाप और 3 भाई बहन, पाकिस्तान में उसकी पत्नी और उसका बच्चा, और इंडियन गवर्नमेंट उसको पहचानने से इनकार कर देती है। हमारे देश के लिए इतना कुछ करने वाला आदमी जब अपनी जिंदगी की अंतिम सांस लेता है तो उसको अपना देश अर्थात उसको भारत की जमीन भी नसीब नहीं होती। यह कहानी बहुत से सवाल खड़े करती है हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर और रा एजेंसी के ऊपर। आइए अब समझते हैं रा के एक एजेंट के बारे में जिसका नाम रविंदर कौशिक है। आइए समझते हैं रा के बारे में। रा में होते हैं एक तो डिपार्टमेंट के लोग और दूसरे होते हैं जासूस, जिसको अंडर कवर एजेंट कहा जाता है। ये अंडर कवर एजेंट काम तो करते हैं रा के लिए ही, परंतु इनमें एक अजीब शर्त होती है। यदि अंडर कवर एजेंट किसी दूसरी कंट्री में पकड़े जाते हैं तो रा और इंडियन गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेती है और वो मना कर देते हैं कि यह कैंडिडेट हमारे देश का नहीं है। उसके बाद जिस कंट्री में उसको पकड़ा गया है, जो उसके साथ होगा वो सब उसको खुद ही सहन करना पड़ता है। यही हुआ था हमारे देश के ब्लैक टाइगर जिसका नाम रविंदर कौशिक है। रविंदर कौशिक एक ऐसा देशभक्त जिसमें देशभक्ति उसके चरम सीमा तक थी। यह जो काम रविंदर कौशिक ने किया यह कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। यह केवल वो ही कर सकता है जिसमें देशभक्ति का जुनून हो, जिसमें कुर्बानी देने की चाहत हो। बात करते हैं रविंदर कौशिक के बारे में। रविंदर कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। बचपन में ये थिएटर करते थे, थिएटर का मतलब एक्टिंग बहुत करते थे, और इनके फादर एयरफोर्स में थे। 4 भाई बहनों में ये दूसरे नंबर पर थे। श्री गंगानगर से इन्होंने बीकॉम की। कॉलेज के दौरान इनको थिएटर करने का बहुत शौक था और बहुत से थिएटर इन्होंने किए भी थे। और जब थिएटर करते थे तो वो मेनली रोल प्ले करते थे देशभक्ति का, जैसे कि फौजी बनना, जवान बनना, देश के लिए शहीद होना, इस तरह के रोल करते थे। बीकॉम करने के बाद 1975 में रविंदर कौशिक और उसकी टीम लखनऊ में एक प्ले कर रहे थे और उस प्ले में रविंदर कौशिक ने एक सोल्जर का रोल प्ले किया था। एक वो सोल्जर जिसको चाइनीज आर्मी ने पकड़ लिया है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है। इससे पहले हम चाइना के साथ जो लड़ाई हुई थी उसको हारे थे, उसी में एक सैनिक का रोल प्ले कर रहे थे। और जब ये लखनऊ में रोल प्ले कर रहे थे उस दौरान रा के कुछ एजेंट की नज़र इनके ऊपर थी और वो इनको श्री गंगानगर में जब बीकॉम कर रहे थे तब से ही इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि इसमें किस तरह का टैलेंट है रविंदर कौशिक में। फाइनली 1975 में रविंदर कौशिक रॉ के 2 ऑफिसर जाके मिलते हैं और कहते हैं यदि वास्तव में आप कुछ देश के लिए कर गुजरना चाहते हैं तो हमसे आके आप दिल्ली में मिलो। अब इससे पहले रविंदर कौशिक ने ना तो कभी रॉ नाम सुना था और ना ही कुछ अंडरकवर एजेंट्स होते हैं इनके बारे में पता था। लेकिन 1975 ईयर का जब एंड होता है तो दिसंबर महीने के आसपास वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद वो उन 2 ऑफिसर से मिलते हैं और वो उनको
रा के ऑफिस ले जाते हैं। जब रा के ऑफिस ले जाते हैं तो पहली बार उनको रा के बारे में पता चलता है कि इंडिया की एक एजेंसी है, वो किस तरह के काम करती है और किस तरह की उनको प्रॉब्लम होती है जब वो काम करते हैं। ये सारी बातें उनको समझा दी गई और उनको कुछ ऐसे लोगों की स्टोरियां बताई गई जिसको सुनने के बाद रविंदर कौशिक बहुत मोटिवेट हो गए। और उसके बाद रॉ ने ऑफर दिया कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो बताओ, और रविंदर कौशिक ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। जब रविंदर कौशिक ने हाँ की तो रॉ ने सबसे पहली कंडीशन रखी, आप इस तरह के जब काम करोगे तो आपके अलावा किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप रॉ के लिए काम करते हो, आपके घर वालों को भी नहीं। और रविंदर कौशिक ने उसके बाद भी हाँ कर दी और उसके बाद रविंदर कौशिक की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग होती है इनकी पठानकोट, अमृतसर, दिल्ली के आसपास जितने भी रॉ के ऑफिस थे वहाँ पे उनको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। और कड़ी ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि इंडियन आर्मी का सबसे मेन मोटिव था कि वो रविंदर कौशिक को लॉन्ग टाइम के लिए पाकिस्तान भेजना चाहते थे। अब पाकिस्तान जाने के लिए सबसे पहली बात तो पाकिस्तान के मैक्सिमम जो स्टेट हैं उनमें पंजाबी बोली जाती है। रविंदर कौशिक की पंजाबी बहुत अच्छी थी जिससे वो आसानी से लोगों में घुल मिल सकते थे। दूसरा काम, उनको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ सिखाना था। यदि वो इस्लाम धर्म को वहाँ पर अडॉप्ट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको इस्लाम धर्म के तौर तरीके सिखाए गए, नमाज कैसे अदा की जाती है ये सिखाया गया, और यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के बिहाफ के ऊपर ही उनका खतना भी किया गया ताकि ये पूर्ण रूप से मुस्लिम लगे। और उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई गई, थोड़ी सी ज्योग्राफी समझाई गई, किस स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसी गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या उसके एडवांटेज है गवर्नमेंट के, क्या डिसएडवांटेज है। सारा का सारा बेसिक जो था वो रविंदर कौशिक को समझा दिया गया। अब ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद रविंदर कौशिक को 7-8 देशों में भेजा गया कुछ छोटे छोटे मिशन के ऊपर, ताकि ये टेस्ट किया जा सके रविंदर कौशिक की ट्रेनिंग कितनी है और ये कितने कामयाब है। 7-8 देशों में घूमने के बाद रविंदर कौशिक का रिजल्ट लाजवाब था। अब तैयारी थी रविंदर कौशिक को पाकिस्तान भेजने की। अब सवाल उठता है कि रविंदर कौशिक को पाकिस्तान ही क्यों? इसका जवाब है, रविंदर कौशिक एक बहुत ही शार्प अंडरकवर एजेंट थे, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान भेजने के पीछे सबसे मेन मोटिव था कि पाकिस्तान हमसे 1965 और 1971 की लड़ाई हार चुका था। अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए, और स्पेशली आर्मी के मूवमेंट्स पाकिस्तान में। और जब उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा था तब उनकी उम्र केवल 23 साल थी। फाइनली 1977 में पाकिस्तान में एक नए नाम से रविंदर कौशिक को भेजा गया और नया नाम था नबी अहमद शाकिर। ये जो नया नाम था इसके बिहाफ के ऊपर वहाँ का राशन कार्ड बनाया गया, वोटर आईडी कार्ड बनाया गया और भी बहुत से आईडी प्रूफ बनाए गए ताकि किसी तरह का उनके ऊपर शक ना हो। और ये जो आईडी कार्ड बनाना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, ये एक जो एजेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत आसान काम होता है। और फाइनली इंडिया की पहचान को छोड़कर रविंदर कौशिक पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान में नाम होता है नबी अहमद शाकिर। अब नबी अहमद शाकिर जाकर पाकिस्तान के लोगों में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, आम लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं और फाइनली कराची के एक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले देते हैं नबी अहमद शाकिर के नाम से, और लॉ की डिग्री वहां पर कंप्लीट भी कर लेते हैं। अब रविंदर कौशिक की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया और वो मोड़ रा के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही लकी साबित हुआ ये जब रविंदर कौशिक ने लॉ की डिग्री कर ली थी तो उसके बाद अखबार में एक दिन उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के लिए
कुछ वैकेंसीज देखी और फॉर्म अप्लाई कर दिया। जब फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उसके बाद उनका पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया। जब उनका पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्शन हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट और रा को बड़ी खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी कि आज तक पूरी दुनिया में कोई भी अंडरकवर एजेंट ऐसा नहीं बना था कि जो किसी दूसरे देश की आर्मी में चला जाए और एक सोल्जर से धीरे धीरे प्रमोशन पाते पाते रविंदर कौशिक पाकिस्तानी आर्मी में एक मेजर के पद तक चले गए। जब मेजर के पद तक गए तो कहा जाता है मेजर की पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने इंडिया में हजारों सिविलियंस और हजारों सोल्जर्स की जान बचाई। जब वो मेजर बन गए तो उन्होंने मेनली फोकस किया कि पाकिस्तान की एटॉमिक पावर के बारे में और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कैसा है इस बारे में इंडियन गवर्नमेंट को बताया। जब उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बताया तो उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रविंदर कौशिक को ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा था। जब पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया था तो उसी दौरान उनको प्यार हो गया एक पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर की लड़की के साथ जिसका नाम अमानत था। और यदि किसी एजेंट को किसी कंट्री में लॉन्ग टाइम के लिए रहना होता है तो वहाँ पर शादी कर लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ताकि आसपास के लोग उनके ऊपर शक ना करें। रविंदर कौशिक ने परमिशन रा से मांगी और रा ने परमिशन दे दी कि आप शादी कर सकते हैं। रविंदर कौशिक ने शादी कर ली अमानत के साथ और 1 साल के बाद उनके एक लड़का हुआ जिनका नाम अरीब था। अब ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर गए। जब रविंदर कौशिक पाकिस्तान आए थे तब उन्होंने अपने परिवार में बताया था कि उनकी नौकरी लग गई है और वो दुबई जा रहे हैं। कभी कभार खत आते रहते थे और घर वालों को लगता था कि दुबई में जॉब करता है तो ठीक है। उसके बाद 1981 में श्री गंगानगर में रविंदर के भाई की शादी थी। रविंदर अपने भाई की शादी में आना चाहते थे। उन्होंने परमिशन मांगी रा से और रा ने परमिशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करने के बाद रा ने परमिशन दे दी कि वो इंडिया आ सकते हैं पर इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। उनका आने का जो रूट था वो पाकिस्तान से सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से दुबई गए और दुबई से रा के एजेंट उनको इंडिया लेके आए और 1981 में वो अपने भाई की शादी में शरीक हुए। जब वो अपने भाई की शादी में शरीक हुए तो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप भी शादी कर लें और फाइनली उन्होंने बता दिया कि उन्होंने दुबई में शादी कर ली है और उनके एक बच्चा भी होने वाला है। यह बात सुनकर घर वालों को थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन मान भी गए। 1981 में वो पाकिस्तान गए तो वो उसी रूट से पाकिस्तान गए थे जिस रूट से वो इंडिया आए थे। अब 1981 में वो इंडिया आए थे तो इंडिया में उनकी लास्ट मुलाकात थी और इंडिया की ज़मीन के ऊपर उनके वो लास्ट कदम थे। उसके बाद वो कभी इंडिया वापस नहीं आ पाए। जब वो इंडिया से वापस गए पाकिस्तान तो किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो इंडिया होके आए हैं और वापस वो अपने काम में जुट गए। धीरे धीरे उसके बाद उनका प्रमोशन होता रहा और वो एक मेजर की पोस्ट तक चले गए और 1983 में ही उनको और भी प्रमोशन मिलना था, परंतु इसी साल एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट और रविंदर कौशिक सबको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। हुआ यह कि रा में एक और एजेंट जो पंजाब से था उसको पाकिस्तान भेजा गया। उसका नाम बदला गया और नाम बदलकर उसका नाम रखा गया था इनायत मसीह। इनायत मसीह को शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान भेजा गया था और सबसे मेन काम था कि इनायत मसीह को पाकिस्तान जाकर एक फाइल और एक मैसेज रविंदर कौशिक को देना था। परंतु जब
इनायत मसीह इंडियन बॉर्डर पार करके पाकिस्तान बॉर्डर में एंट्री कर रहे थे, तब इनायत मसीह को पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया। और पाकिस्तानी आर्मी ने जब पकड़ा तो उसको पकड़ने के बाद टॉर्चर किया गया। जब पाकिस्तानी आर्मी ने इनायत मसीह को और ज़्यादा टॉर्चर किया, उसने बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी में जो मेजर है उसका नाम नबी अहमद शाकिर है, जो इंडिया से है। अब पूरे का पूरा प्लान किया गया कि नबी अहमद शाकिर को रंगे हाथ पकड़ा जाए। पाकिस्तान आर्मी ने इनायत मसीह को गाइड किया। अब पाकिस्तानी आर्मी ने चाल चली इनायत मसीह के साथ। इनायत मसीह को कहा गया, जिस तरह की तुमने मीटिंग सेट की है वहीं पर आप मिलो। उन्होंने मीटिंग सेट की थी कराची के जिन्ना गार्डन में, और सुबह के 7:30 बजे। जब वो दोनों जिन्ना गार्डन में सुबह 7:30 बजे मिले तो पाकिस्तानी आर्मी ने पार्क में एंट्री कर ली थी सिविलियन के भेस में। जब वो डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान कर रहे थे, तब पाकिस्तानी आर्मी ने रविंदर कौशिक को अरेस्ट कर लिया। फिर जो उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए गए, उसका दौर शुरू होता है। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए, 2-3 सप्ताह तक खड़े रखा, जिसमें आपको नींद आएगी पर आप सो नहीं पाओगे। इसके अलावा अंधेरे के कमरे में रखा जाता था, जहां पर ये नहीं पता लगता था दिन कब शुरू हुआ, रात कब है, दोपहर है या सुबह है। तो इस तरह के दौर से लगातार रविंदर कौशिक को गुजारा गया। सब कुछ किया गया रविंदर कौशिक के साथ, ताकि रविंदर कौशिक ये बता दे कि उसने इंडिया में कौन कौन सी फाइल, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भेजी है। इसी दौरान बार बार उनको जेल बदला जाता था। जब उनको सियालकोट जेल में लेके जाया गया था, तो उस दौरान उनकी पत्नी अमानत उनसे मिलने के लिए आई थी, और वो उनसे अंतिम बार मिली थी। अब पाकिस्तानी आर्मी ने जो कोशिश की थी वो सारी नाकाम हुई। एक बहादुर सैनिक जो शेरदिल इंसान था, उसने अपना मुंह नहीं खोला और उसने किसी तरह के राज पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं बताए। अंत में मुकदमा चलता है और पाकिस्तान आर्मी रविंदर कौशिक को फांसी की सजा दे देती है। इसी बीच जब सब कुछ चल रहा था तो रविंदर कौशिक को उम्मीद थी कि भारत सरकार उसको छुड़वा लेगी। ऐसा अक्सर होता है, जब एक देश का एजेंट दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो कंट्री अपने एजेंट की अदला बदली कर लेते हैं। ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जेल में भी अपनी महारत दिखाई और उसने जेल में 2 लेटर लिखे, एक इंडियन गवर्नमेंट के नाम और एक अपने घर। जब वो लेटर उनका घर पहुंचा तो घर सबसे पहले लेटर उनके फादर को मिला, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। और जब उन्होंने ये बात पढ़ी उस लेटर में कि रविंदर कौशिक एक रॉ एजेंट है और पाकिस्तानी आर्मी ने उसको पकड़ लिया है और फांसी की सज़ा हुई है, तो इस लेटर को पढ़ने के बाद रविंदर कौशिक के फादर के हार्ट अटैक होता है और वो मर जाते हैं। अब यह खत एक घर में पड़ा हुआ है और उर्दू ज़बान में लिखा गया था। अब उस परिवार में कोई लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते थे। उनके फादर की डेथ के बाद जब ये लेटर घर में पड़ा मिलता है घर के किसी मेंबर को, तो श्रीनगर में जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं उनसे वो लेटर पढ़वाया गया और उसमें लिखा था कि उसको पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया है, फांसी की सज़ा हुई है। और उस लेटर में ये भी लिखा गया था कि वो इंडिया के होम सेक्रेटरी से जाकर मिले और उसके बारे में बताए। अब घर वालों ने तमाम कोशिश की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ चुकी थी। धीरे धीरे खत आता रहा। एक खत में रविंदर कौशिक ने यह भी लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी देशभक्ति का सिला मुझे ये मिलेगा। अगर मैं किसी अमेरिका एजेंसी का एजेंट होता तो मेरे को 3 या 4 दिन में छुड़वा लिया होता। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा और उन्होंने एक लेटर में यह भी लिखा, हाँ मैं सालों से पढ़ा हूँ, शायद मेरे देश को अब मेरी ज़रूरत नहीं है,
मैं वादा करता हूं कि मैंने अब तक ना तो कोई राज खोला है और ना ही मैं कोई राज खोलूंगा। इसी बीच रविंदर कौशिक को जो फांसी की सजा दी गई थी उसको कम कम करके उम्र कैद कर दिया गया था, जो 25 साल की थी। जब रविंदर कौशिक सियालकोट जेल में बंद थे, उसी दौरान दो और रा के एजेंट को पकड़ा गया था, जिनका नाम था करामत राही और गोपाल दास। जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको रविंदर कौशिक के बारे में पता चला। रविंदर कौशिक की तब तक हालत खराब हो गई थी, उनको सांस लेने में तकलीफ थी और उनको टीबी भी हो गई थी। रविंदर कौशिक ने अपने घर एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान में टीबी की दवाई नहीं मिलती। उनके पापा का देहांत हो चुका था। उनकी माँ यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठे कर कर इंडिया में टीबी की दवाई का अरेंज करती थी और पाकिस्तान की सियालकोट में वो दवाई भेजी जाती थी। करामत राही को रिहा कर दिया गया था पाकिस्तानी आर्मी ने, और जब वो इंडिया लौटे तो उन्होंने रविंदर कौशिक की जेल के अंतिम दिन बताए थे कि उन्होंने कैसे अपने अंतिम दिन काटे हैं। अंत में 21 नवंबर 2001 को मुल्तान जेल में रविंदर कौशिक की डेथ हो जाती है। वो पाकिस्तान की जेल में 16 साल तक रहे। इन 16 सालों में इंडिया में गवर्नमेंट आई और गई। जितनी कोशिश उनके परिवार वालों ने की, उतनी कोशिश इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं की। वो रविंदर कौशिक को ऐसे भूल गई जैसे रविंदर कौशिक नाम का कोई आदमी इंडिया में था ही नहीं।